नमस्कार दोस्तों, जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हमने विशेष सीरीज चलाई है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और एलटी मैथ्स की कंबाइंड सीरीज दोस्तों ये चलाई गई है। और इसमें हम आपको दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों ये गाइडेंस वीडियो है जो कि आपको हेल्प करेगी आगामी सभी एग्जाम में। दोस्तों हमने टॉपिक शुरू किया था डिफरेंशियल कैलकुलस, और कल दोस्तों हमने आपको रियल फंक्शन के बारे में बताया था, इसके अलावा रेंज एंड डोमेन के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। दोस्तों आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा इवन एंड ऑड फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और अगर समय मिलेगा तो पीरियड ऑफ फंक्शन के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज हम जानेंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में। देखिए टाइप ऑफ फंक्शन कौन कौन से फंक्शन होते हैं। पहली बात करें तो होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, कि मान लेते हैं आपके पास k कोई फिक्स्ड रियल नंबर है दोस्तों, और अगर कोई फंक्शन है दोस्तों, अगर उसको ऐसे दिखाते हैं कि fx बराबर k, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोला जाता है। यानी कि x की सभी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x की सभी वैल्यू के लिए fx की वैल्यू हमेशा k के बराबर होती है, ठीक है। ठीक, तो ये दोस्तों आपका क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन। इसको हम y माने तो y बराबर k दोस्तों इस तरह से इसको दिखा देते हैं, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये आपकी x एक्सिस और y एक्सिस है। तो अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो दोस्तों अगर यहाँ पर से ये डिस्टेंस अगर आपकी k हो, ठीक है, तो दोस्तों ये जो लाइन है विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, ये दोस्तों आपकी क्या होगी, इस फंक्शन का ग्राफ होगी, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये k दोस्तों पॉजिटिव है तो ये लाइन ऐसे होगी, अगर k नेगेटिव होगा तो ये लाइन नीचे की ओर को होगी, यानी कि इस तरह से होगी, ठीक है। इस तरह से दोस्तों ये होगी लाइन, ठीक है। ये दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपकी क्या होगी, माइनस k को दोस्तों ये क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, मतलब कि k की जो वैल्यू है दोस्तों अगर नेगेटिव होगी, ठीक है, ये नेगेटिव k के लिए है और ये पॉजिटिव k के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ये दोस्तों आपकी क्या है, x की वैल्यू है, ठीक है, और ये है रिस्पेक्टिव y की वैल्यू, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोस्तों जो इसका डोमेन है वो तो है ऑल रियल नंबर, ठीक है, यानी कि x से सारी वैल्यू ले सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करेंगे इसकी रेंज की, तो रेंज दोस्तों इसकी फिक्स है जो कि k के बराबर है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन के एग्जांपल हो सकता है जैसे fx बराबर 2, fx बराबर -2, 1/2, ऐसा करके दोस्तों आपका ये कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद दोस्तों जो सेकंड फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक। आइडेंटिटी फंक्शन दोस्तों क्या है, कि आपके पास कोई x है, ठीक है, और आप उसका फंक्शन ले तो fx बराबर दोस्तों अगर x आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। यानी कि द फंक्शन डिफाइंड बाय fx बराबर x फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पर अगर इसको मैं y बराबर x मान लूँ तो ये दोस्तों इस तरह से होता है, ठीक है। तो y बराबर x है तो क्लियरली है कि जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 होगी। तो दोस्तों इसको क्या बोला जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन भी बोला जाता है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, आई एक्स बराबर क्या होता है, x होता है, ठीक। तो दोस्तों अगर मैं इसको ग्राफिकली दिखाना चाहूँ तो ये इस तरह से दोस्तों रिप्रेजेंट होगा, ठीक। तो ये जो लाइन है दोस्तों ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी y बराबर x को, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि ये आपका ये पॉइंट है दोस्तों, ये क्या होगा 0,0। यहाँ पर अगर पॉइंट 1 है तो ये दोस्तों पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, ये भी 1 होगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, ये होगा 1,1। ऐसे दोस्तों अगर ये पॉइंट 2 है तो ये पॉइंट भी आपका 2 होगा, तो ये वाला क्या होगा 2,2 एंड सो ऑन, इस तरह से दोस्तों चलता चला जाएगा, ठीक है। सेम थिंग फॉर -1 and 1, -1 -1, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन है दोस्तों ये किसको रिप्रेजेंट करती है, y बराबर x को, यानी कि fx बराबर x को दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ से अगर आप देखें तो ये जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, ठीक है, और जो लाइन भी है दोस्तों आपकी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी कि इसका जो डोमेन है दोस्तों वो ऑल रियल नंबर है, ठीक है, और जो इसकी रेंज भी है दोस्तों वो भी क्या होगी, ऑल रियल नंबर होगी, ठीक है, सेम होगी, मतलब कि जो डोमेन है वही दोस्तों इसकी रेंज है, क्योंकि y बराबर आपका क्या है, x है। तीसरा टाइप का जो फंक्शन है दोस्तों वो कहलाता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है दोस्तों, जो एक फंक्शन है वो अगर इस तरह से डिफाइंड होता है fx बराबर mod x, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि x को किसी भी तरह से पॉजिटिव करना है। तो एक्चुअली अगर हम इसको खोलेंगे तो दोस्तों क्या होगा, ये होगा x
जब क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होगा, डायरेक्टली x के बराबर होगा। जैसे कि भाई mod 2 है तो ये क्योंकि पॉजिटिव है तो एक्चुअली क्या होगा, 2 के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन mod x बराबर अगर -x होगा, जब दोस्तों क्या होगा, x की वैल्यू आपकी क्या होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि अगर दोस्तों अगर -2 है तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे क्या कर देंगे, माइनस ऑफ -2 इट विल बिकम 2। ठीक है, यानी कि अगर x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो x के बराबर होगा, यानी कि mod 2 बराबर 2। और अगर दोस्तों ये माइनस ऑफ x, यानी कि अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि ये नेगेटिव है, तो एक्चुअली क्या हो जाएगा दोस्तों, ये माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, यानी कि 2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं और सिंपली x बराबर 0 पे दोस्तों क्या होगा, 0 के बराबर होगा। सिंपली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों मैं यहाँ से इसको देखूँ तो ये दोस्तों y है, तो y बराबर x, y बराबर -x और y बराबर 0। तो क्लियरली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मैं इसका ग्राफ शो करना चाहूँ तो इस तरह से मैं दोस्तों इसको शो कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये है 0 से लेकर ये है इन्फाइनाइट और ये है माइनस इन्फाइनाइट। तो देखिए 0 से लेकर इन्फाइनाइट, 0 से लेकर इन्फाइनाइट, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों जब आपकी क्या होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है दोस्तों ये क्या होता है, y बराबर x से रिप्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं कि y बराबर क्या है, x है। ठीक है, यहाँ पर क्या ग्राफ होगा, y बराबर x का। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 0 के बराबर है तो 0 पे तो 0 ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,0। लेकिन दोस्तों अगर आप y बराबर, अगर आप x की वैल्यू लेस देन 0 देखें, यहाँ पर x की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो, x की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि ये वाला पार्ट जो है, तो यहाँ पर दोस्तों कैसा ग्राफ है, y बराबर -x का ग्राफ है, यानी कि ये वाला ग्राफ। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको देख सकते हैं, ये है y बराबर -x का ग्राफ, ये है y बराबर x का ग्राफ। ठीक है, बट क्लियरली आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो इसका डोमेन है, यानी x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है दोस्तों, यहाँ के डोमेन है वो तो आपका क्या है दोस्तों, ऑल रियल नंबर है। ठीक है, लेकिन अगर दोस्तों हम बात करेंगे इसकी रेंज की, अगर रेंज की बात करेंगे तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये कहाँ की ओर को है, y में है, यानी कि y डैश में कुछ नहीं है, यानी कि जो भी है पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो क्या होगी दोस्तों, ये हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये 0 इसका क्या है दोस्तों, लीस्ट पॉइंट है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट है, और इसके जो ग्राफ है ऊपर ही है, तो 0 से लेके क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों क्या करता है, हर नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। ठीक, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो मॉड्यूलस फंक्शन का जो डोमेन होता है दोस्तों, ऑल रियल नंबर होता है, जबकि इसकी रेंज क्या होती है, 0 से लेके इन्फिनिटी। अब दोस्तों अगला जो फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इसको हम इस तरह से दिखाते हैं, एफ एक्स बराबर होता है, इस तरह से दोस्तों हम इसको दिखाया जाता है, इस तरह से कि क्लोज ब्रैकेट बनता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को दोस्तों हम इस तरह से दिखाते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज एसोसिएटेड विथ एक्स बट लेस देन एक्स, या फिर आप कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन एक्स इज नोन एज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यानी कि अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी है, मान लेते हैं 2.3 है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर इससे जुड़ा हुआ है और इससे लेस है, मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि इससे लेस है, तो वो कौन होगा, 2 होगा। ठीक है, अब इससे जो छोटा जो इंटीजर है वो 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा, हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है। ठीक है, इससे छोटे इंटीजर क्या हो सकते हैं भाई, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है। तो 2.3 क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ 1.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन 1.3 यानी कि 1। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लेंगे 0.9, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन 0.9 दैट इज 0। -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या लेना है, ग्रेटेस्ट लेना है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कहूँगा -1.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो कि -1.5 से छोटा है दैट इज -2। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको समझना है। तो चाहे 2.9 हो, इसकी वैल्यू भी दोस्तों आपकी क्या होती है, 2 होती है। 2.8 होगा, इसकी वैल्यू भी दोस्तों क्या होती है, 2 होती है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू अगर आपकी किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बीच में, मान लेते हैं अगर 0 से लेके 1 के बीच में है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। आप क्लियरली देख सकते हैं 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.9 तक इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। क्लियरली इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू 1 से लेकर अगर 2 से लेस है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू होती है दोस्तों क्या होती है, वो 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह से इसके ग्राफ को भी लोकेट या ट्रेस कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। यहाँ पर से हम इसको इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन है, और ये मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। इस तरह से मैं इसको -1 -2 -3 मान लेता हूँ। यहाँ पर भी मैं इसको 1 2 3 और यहाँ पर भी -1
-2 इस तरह से मान लेता हूँ, ठीक है। अब आप दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर दोस्तों बात करें तो अगर आप वैल्यू 0 से लेकर 1 रखते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की दोस्तों जो वैल्यू है वो क्या रहती है, उसी के बराबर रहती है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं थोड़ा सा अलग से दिखाता हूँ, चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों तो आपका क्या रहने वाला है, ये आपका इतना पार्ट रहने वाला है, ठीक है। यानी कि 0 से लेकर 1 तक अगर जो वैल्यू है दोस्तों इसकी फिक्स क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, यानी कि y बराबर 0 की लाइन होगी। 1 से लेकर 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, हमेशा 1 होती है, तो y बराबर क्या होगी, 1 की लाइन होगी इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से 2 से लेकर 3 के बीच में इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 2 रहती है, तो ये लाइन होगी, ठीक। 3 से लेकर 4 के बीच में दोस्तों इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। इसी तरह से -1 से लेकर 0 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, -1 रहने वाली है। -1 और 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, -1 और -2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, -2 रहने वाली है। तो ऐसे करके दोस्तों आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम देखें तो भाई ये है -∞ से लेके इनफाइनाइट, तो डोमेन तो देखा जाए इसका क्या है दोस्तों, रियल नंबर है, यानी कि ऑल रियल नंबर दोस्तों इसमें हम रख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके रेंज की, तो रेंज दोस्तों क्या आती है, एक देख सकते हैं कि आप ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, 1 2 3, यानी कि क्या आती है, इंटीजर्स आती है, इंटीजर्स, ठीक है। तो रेंज दोस्तों इसकी क्या होती है, इंटीजर की फॉर्म में होती है, -∞, -1 0 1 2 3, मतलब कि आप कह सकते हैं ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो रेंज होती है वो ऑल इंटीजर्स होती है। अगला दोस्तों है साइनम फंक्शन। अब साइनम फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इस तरह का फंक्शन है f(x) बराबर है mod x अपॉन x, ठीक है, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है और 0 हो जाता है जब x बराबर 0 हो, तो इस तरह के फंक्शन को दोस्तों क्या बोला जाता है, साइनम फंक्शन बोला जाता है। इसको हम थोड़ा सा और खोल सकते हैं क्योंकि हमें mod x की वैल्यू दोस्तों पता है, जैसे हमने mod x की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि भाई अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x अपॉन x, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। अब ऐसे ही x लेस देन 0 करेंगे तो mod x आपका क्या हो जाता है, -x हो जाता है, -x अपॉन x, यानी कि -1 के बराबर हो जाएगा। और दोस्तों ये x बराबर 0 पे तो 0 है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्लियरली है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाएंगे तो किस तरह से ग्राफ बनेगा, सॉरी, यहाँ से अगर आप दोस्तों इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 0 लिखेंगे, ये आपका x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है, और मान लेते हैं ये वैल्यू है 1, ये वैल्यू है -1, ठीक है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये वैल्यू है x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जब 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े पे दोस्तों क्या आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये y बराबर 1 की लाइन है। तो y बराबर 1 की लाइन क्या होगी दोस्तों, जो कि x एक्सिस के ऐसे पैरेलल होगी, ठीक है। और इसी तरह से जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, यानी कि x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर y बराबर क्या है, -1 की लाइन है। -1 की लाइन दोस्तों क्या होगी, इस तरह की होगी, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर से क्लियरली देख सकते हैं 0 पे तो वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक। तो ये दोस्तों साइन फंक्शन का ग्राफ है। तो क्लियरली है दोस्तों जो इसका डोमेन है ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 बराबर 0, यानी कि डोमेन तो क्या है दोस्तों, ऑल रियल नंबर है। जबकि दोस्तों अगर हम इसके रेंज की बात करेंगे तो रेंज में दोस्तों 3 नंबर ही लेता है, -1 0 और 1, ये 3 नंबर ही दोस्तों इसकी क्या है, रेंज है। अगला टाइप है दोस्तों रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन का मतलब दोस्तों क्या होता है कि f(x) बराबर क्या होना चाहिए, 1/x, ठीक है। f(x) बराबर क्या होता है, 1/x, तो इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन। यहाँ पर ध्यान रखना है कि x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। भाई सीधी बात है कि x बराबर 0 हो जाएगा तो फिर उसका रेसिप्रोकल कैसे हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जो इसका डोमेन होगा वो तो ऑल रियल नंबर लेगा, लेकिन इसमें 0 नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों इसको y से इस तरह से लिखें तो y बराबर क्या हो जाता है, 1/x हो जाता है। इसको दोस्तों क्या बुलाता है, डोमेन ऑफ, सॉरी मतलब कि रेसिप्रोकल ऑफ फंक्शन बोला जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू दोस्तों जितनी कम होगी y की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे दोस्तों तो ये इस तरह से बनेगा कि इसका जो ग्राफ है दोस्तों इस तरह से बनेगा, ठीक है, ये, ठीक। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जितनी x की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी कि x दोस्तों 0 के जितना करीब होगा y की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। x की वैल्यू जितनी बढ़ती चली जाएगी y की वैल्यू उतनी कम होगी। सेम थिंग फॉर नेगेटिव x, ठीक है, नेगेटिव x में भी दोस्तों इसी तरह से होगा, ठीक है, ये। तो इस तरह से ग्राफ होगा और x बराबर 0 पे तो दोस्तों डिफाइंड नहीं होगा। तो क्लियरली है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप देखें
तो इसकी जो रेंज है दोस्तों, रेंज भी दोस्तों यहाँ पर क्या है, अगर x बराबर क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा। मैंने आपको कल बताया था कि कैसे हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्लियरली दोस्तों y भी है जो वो जीरो की वैल्यू को नहीं ले सकता है। तो अगर वो जीरो की वैल्यू को नहीं ले सकता है तो इसकी जो रेंज होगी दोस्तों वो क्या होगी, r-0 के बराबर होगी। अब दोस्तों हम बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन की। देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो दोस्तों फॉर्म में इस तरह की फॉर्म में लिखा रहता है log a बेस x, ठीक है, इसको ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना कि जो a है दोस्तों ये आपकी क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, यानी कि a की वैल्यू दोस्तों हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। लेकिन एक ही साथ ध्यान रखना कि a की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये है कि जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से लेके लेस देन 1 है तो यहाँ पर जो log x का बिहेवियर है वो अलग होता है, और a की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है तो log x का बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर मैं कहता हूँ log x log a की पावर x बराबर अगर मैं m मानता हूँ तो इसका मतलब ये है कि a की पावर m बराबर x के बराबर होता है, यानी कि a की कितनी पावर की जाए और वो x के बराबर हो जाए। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, a की, अब आपको पता है भाई 0 से लेके 1 के बीच में जो बिहेवियर होता है नंबर का वो अलग होता है, यानी कि 0 से लेकर 1 के बीच में अगर आप कोई भी नंबर ले, जैसे 0.1 का स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, वो करेंगे तो वो नंबर और आपका छोटा होता चला जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू 1 से बड़ी है, लाइक 1.2 है, 1.3 है, इसका स्क्वायर करेंगे नंबर और बड़ा होगा, इसका क्यूब करेंगे नंबर और बड़ा होगा, इसकी पावर 4 करेंगे, इसकी पावर 10 करेंगे, यानी कि वो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। लेकिन 0 से लेकर 1 के बीच में क्या होती है, वैल्यू घटती चली जाती है। तो इसीलिए जो log x का जो ग्राफ होता है दोस्तों वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं log x के दोस्तों ग्राफ की बात करूं तो अगर आप इस ग्राफ को देखें, यानी कि अगर मैं बात करूं जब वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब कि a की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो दोस्तों इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है। ठीक, यानी कि मतलब कि इस तरह से इंक्रीजिंग ग्राफ होता चला जाता है। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये पॉइंट जो है आपका यहाँ पर क्या होगा, x क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो x अगर यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉरी y मतलब आपका 0 होगा। ठीक है, तो y 0 का मतलब है कि अगर मैं मानूँ कि y बराबर है log a बेस x, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों y बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, y बराबर 0, यानी कि अगर आप देखें तो a की पावर 0 बराबर x, तो यानी कि x बराबर क्या होगा दोस्तों 1। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट 1,0 होते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इस ग्राफ का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो log है, log अगर आप देखें तो ये ना ही 0 वैल्यू को ले रहा है ना ही नेगेटिव वैल्यू को ले रहा है। जो ये जो चीज़ है, मतलब कि ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये एक्स एक्सिस में इस तरफ को क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, इस तरफ की ओर को रिस्ट्रिक्टेड है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि जो दोस्तों इसका डोमेन है वो दोस्तों क्या होता है, 0 से लेके इन्फिनिटी होता है। ठीक है, 0 से लेके क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों क्या नहीं हो सकती, 0 के बराबर नहीं हो सकती। x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। आप इसके ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, और वैल्यू आप देख सकते हैं। आप सिंपली ये समझ लिए कि अगर मैं log a बेस 0 कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि a की वो पावर जिससे 0 हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो a की ऐसी कोई पावर नहीं है जिससे क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, आप क्लोज ले जा सकते हैं, जितने क्लोज ले जा सकते हैं, देखा जाए तो माइनस इन्फिनिटी कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी, लेकिन दोस्तों वो क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है। जितने पास ले जाएंगे उतना ये क्या हो जाएगा, 0 के करीब हो जाएगा, लेकिन आप एक्जैक्टली इसको 0 के बराबर नहीं कह सकते। तो हैंस इसका जो डोमेन होगा दोस्तों क्या होगा, ओपन इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी। बट दोस्तों अगर आप इसकी रेंज की बात करें तो रेंज ऊपर को इन्फिनिटी है, नीचे को माइनस इन्फिनिटी, यानी कि जो इसकी रेंज है दोस्तों वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। आप क्लियरली समझ सकते हैं। ठीक, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। देखिए अगर आप देखें तो जैसे मैं कहता हूँ log 2 बेस 2, इसका मतलब है कि 2 की पावर कितनी की जाए कि वो 2 बन जाए, तो 2 की पावर 2 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ log 3 की पावर 9 है, मतलब कि ये आपका बेस है या आर्ग्यूमेंट है, तो 3 की पावर 2 करता हूँ तो दोस्तों क्या होता है, 9 के बराबर होता है। सिमिलरली अगर मैं कहूँ 0.1 है, 0.1 की पावर 10 है, तो 0.1 की पावर 10 यानी 0.1 की कितनी पावर करूँ कि 10 आ जाए, तो ये क्या होगा, -1 होगा। आप देख सकते हैं 0.1 की पावर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/0.1 विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपका क्या है कि जो log है वो नेगेटिव वैल्यू भी ले सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर दोस्तों सेम बेस हो जाए, जैसे कि मैं कहता हूँ log 2 बेस 2, तो 2 की कितनी पावर की जाए कि ये 2 बन जाए, तो एक्चुअली दोस्तों क्या होगा, 2 की पावर अगर मैं क्या करूँगा, 1 करूँगा, तो ये दोस्तों इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, log 2 बेस 2 एक्चुअली क्या होता है,
1 के बराबर होता है, क्योंकि 2 की पावर 1 क्या होता है 2 के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना log 1 बेस 1 कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि a क्या हो सकता है 1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि log 1 बेस 1 का मतलब है कि 1 की पावर 1 बराबर भी 1 होता है और 1 की पावर 0 बराबर भी 1 होता है। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है 0 भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या होता है कि a को कभी भी 1 नहीं रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों आप log को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों ये जो ग्राफ था ये था a की वैल्यू दोस्तों जब क्या है ग्रेटर देन 1। इसी तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, दूसरा ग्राफ भी निकाल सकते हैं। मान लेते हैं मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, इस पार्ट को अगर मैं मिटा दूँ तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा ग्राफ भी आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि इसको मिटाते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं मेरे को दूसरा ग्राफ निकालना है तो वो भी दोस्तों मैं निकाल सकता हूँ। ये देखिए, जो ये ग्राफ होगा दोस्तों ये इस तरह का होगा, ये इस तरह का होगा दोस्तों ग्राफ। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है दोस्तों ये क्या होगा, जब आपका क्या है, ये जो ग्राफ था दोस्तों क्या था कि जब a की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1, यानी कि 0 से बड़ी है, मतलब कि सीधी बात है a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है दोस्तों ये क्या है कि जब a की वैल्यू लेस देन 1 और 0 से बड़ी है, लेकिन ध्यान रखना कि a हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, तो ये यहाँ पर, ठीक, तो इस तरह से दोस्तों a की जो वैल्यू है जब 0 से लेके 1 के बीच का ग्राफ होता है तो इस तरह से क्या होता है डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। ठीक है, क्योंकि आप क्लियरली आपने देख ही लिया बिहेवियर जो फंक्शन का वो किस तरह का है कि आप जब 0.1 की पावर अगर 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं तो उसकी वैल्यू और कम होती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये क्लियरली इस तरह का डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, लेकिन लॉग का जो ग्राफ होता है वो एक ही होता है और बस ये है कि जो इसका बेस है, बेस पर ये डिपेंड करता है कि 0 से लेके 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया लॉग का ग्राफ। अब बात करेंगे दोस्तों एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है दोस्तों, एक फंक्शन है वो अगर a की पावर x की फॉर्म में हो तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दोस्तों बोला जाता है। यहाँ पर भी दोस्तों वही कंडीशन रहेगी कि जो a है दोस्तों वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसके अलावा a कैन नॉट टेक वैल्यू 1 नहीं ले सकता। अगर 1 ले लेगा तो दोस्तों ये तो कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा ना 1 की पावर x। ठीक, तो आप a की वैल्यू 0 से लेके 1 और एक होगी ग्रेटर देन 1। इस तरह से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसके भी दो ग्राफ होंगे, बस ये डिपेंड करेंगे कि आर्ग्यूमेंट की क्या वैल्यू है। ठीक है, सॉरी मतलब कि जो बेस है इसकी क्या वैल्यू है, इस पर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले वाले को दोस्तों अगर आप कंसिडर करें तो इसका ग्राफ दोस्तों किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये दोस्तों इसका ग्राफ है ये। ठीक है, तो ये दोस्तों कौन सा है, fx बराबर है a की पावर x जब a की वैल्यू दोस्तों क्या है ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर दोस्तों आपका क्या होता है कि x 0 हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर x 0 रख दूँ, आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर x 0 रख दूँ तो y बराबर क्या हो जाएगा a की पावर 0 यानी कि 1। तो ये जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों आपका क्या है 0,1 का है। ठीक है, 0,1, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 है। ठीक, तो आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि भाई a की पावर x है, अगर मैं a की पावर मान लेते हैं -1 भी कर लेता हूँ तो ये 1/a हो जाएगा। a की पावर अगर मैं -2 कर लेता हूँ तो ये 1/a की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप x की ऐसी कोई भी वैल्यू अगर रख दो, लेकिन जो fx है यानी कि y की कोई भी वैल्यू आप रखोगे, मतलब कि y की जो भी वैल्यू आएगी वो दोस्तों कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों कि जो इसका डोमेन है, डोमेन में तो आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, यानी कि -∞ से लेके इन्फाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रख लो तो डोमेन तो क्या आने वाला है ऑल रियल नंबर। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर मैं इसकी रेंज की बात करूंगा, अगर मैं इसकी रेंज की बात करूंगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो रेंज है दोस्तों वो क्लियरली दोस्तों क्या है, ये आपकी y एक्सिस है, यानी कि जो ये वाला जो पार्ट है इससे ऊपर को है, मतलब कि x एक्सिस के ऊपर को है। इसका मतलब है कि जो इसकी रेंज है वो दोस्तों क्या है 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, इसकी रेंज 0 भी नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको a की पावर x में अगर x रखने पे इसको 0 कर दे। ठीक है, अगर देखा जाए तो -∞ यानी कि -∞ को जो हम अप्रोच करते हैं तो डायरेक्टली फंक्शनल वैल्यू तो नहीं है, लिमिटिंग वैल्यू हम कह सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू की। ठीक है, तो ये क्लियर है कि भाई ये जो इसकी रेंज है दोस्तों क्या हो रहेगी 0 से लेकर इन्फिनिटी। आप क्लियरली चेक कर सकते हैं भाई, अगर मान लेते हैं आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 की पावर x, तो भाई 2 की पावर x का मतलब क्या है कि आप कर रखिए 2 की पावर -1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, 2 की पावर 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसी दोस्तों अगर आप 2 की पावर 3 रखें, 5 रखें, लेकिन आप इसको किसी भी तरीके से नेगेटिव नहीं कर सकते। तो हैंस इसकी जो रेंज है दोस्तों क्या होगी 0 से लेकर इन्फिनिटी। इस तरह से आप 2 की पावर में कुछ भी रखिए इसको 0 नहीं बना सकते।
ठीक हो गया। तो ये तो दोस्तों हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब दोस्तों ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है दोस्तों, जब आपका क्या है a की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है, यानी कि 2 की पावर x। ठीक है। अब दोस्तों अगर a की वैल्यू 1 से छोटी हो तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 1 से छोटी हो लेकिन 0 से बड़ी हो, जैसे कि 1/2 की पावर x, उस केस में क्या होगा 1/2 की पावर x, 1/3 की पावर x। तो दोस्तों इस समय पे जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बनेगा, एक सेकेंड सॉरी, जो ग्राफ होगा दोस्तों वो इस तरह से बनेगा। ये दोस्तों ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। और अगेन दोस्तों ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा 0,1। ठीक है। यानी कि आप a की पावर 0 करेंगे तो ऑफकोर्स वो क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। और दोस्तों ये जो ग्राफ होगा इस तरह से, पहले क्या था इंक्रीजिंग था, अब इस तरह से डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा। सीधी बात है 1/2 की पावर अगर आप टेंस टू इन्फाइनाइट करेंगे तो वो क्या होने वाला है 0 होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है आपका एक नंबर है जो कि 0 से लेकर 1 में है। तो 0 से लेकर 1 के बीच का जो नंबर है उसकी पावर कितनी बढ़ाते चल जाए तो वो क्या होता है आपका अपने आप ही 0 की ओर को बढ़ता चला जाता है। यानी कि अगर आप 0.1 की पावर इन्फाइनाइट करेंगे, इन्फाइनाइट की ओर को टेंस करेंगे तो वो 0 की ओर को अग्रसर हो जाएगा। ठीक है। तो लेकिन सीधी बात है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 के बराबर एग्जैक्टली नहीं होगी, यानी कि फंक्शनल वैल्यू के बराबर नहीं होगी, लेकिन ये अप्रोच करेगा टुवर्ड्स 0। ठीक है। व्हेन x अप्रोचेस टुवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये इसका कर्व है। ठीक है। तो अगेन सेम रेंज आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी एंड डोमेन भी आपका क्या होगा -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, यानी कि x की जो वैल्यू है -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी रख सकते हैं। अगला टाइप का जो दोस्तों फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन, यानी कि स्क्वायर रूट की जो दोस्तों फॉर्म में होता है। ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन। ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है दोस्तों, जो कि द फंक्शन ठीक विच एसोसिएट पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा आपका पॉजिटिव रियल नंबर होगा, यानी कि fx बराबर √x की फॉर्म में होगा। ठीक है। अब पॉजिटिव रियल नंबर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई अगर अंडर रूट के अंदर है तो उसको क्या होना चाहिए, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। ठीक है। क्योंकि अगर नेगेटिव ले लेंगे तो वो तो रियल नंबर रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट का आपका क्या हो जाएगा इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। तो इतना तो क्लियर है कि दोस्तों इसका जो डोमेन है वो 0 से लेके इन्फिनिटी है। ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ अ फंक्शन, यानी कि y बराबर √x, fx बराबर √x से दोस्तों फॉर्म में होता है। ठीक है। अगर दोस्तों आप इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ भी सिंपल है, ग्राफ आपको सिंपली समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, ये इस तरह की फॉर्म में होता है। ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या होता है y बराबर √x का ग्राफ है। ठीक है। y बराबर √x का ग्राफ इस तरह से समझ सकते हैं। और क्लियरली है कि यहाँ पर जो ग्राफ होगा दोस्तों ये नीचे नहीं जा सकता। ठीक है। 0,0, क्योंकि आपको पता है कि जो x का दोस्तों जो डोमेन है वो आपका क्या है x की जो वैल्यू दोस्तों वो क्या होगी, क्लियरली है कि 0 से बड़ी होगी, यानी कि x की वैल्यू दोस्तों क्या होगी >0 होगी। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम रेंज की बात करें, क्योंकि y बराबर आपका क्या है √x है, तो दोस्तों ये भी आपका क्या होना चाहिए पॉजिटिव भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव रियल नंबर का स्क्वायर रूट भी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ अ ग्राफ हमेशा क्या करता है दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर x भी >0 होगा और y भी >0 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो अगला आता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन दोस्तों क्या होता है, जो कि इस तरह की फॉर्म में होता है, यानी कि a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n-1 से लेकर आपका क्या होता है an। ठीक है। ये दोस्तों जो फंक्शन होता है ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, जहाँ पर a0 a1 से लेकर an दोस्तों क्या होते हैं सारे के सारे आपके रियल नंबर होते हैं, और जो n होता है दोस्तों ये आपका क्या होता है इज अ होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 इस टाइप की फॉर्म में होगा। ठीक है। ध्यान रखना कि ये आपका कभी भी एक फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं हो सकता, सर्ड्स नहीं हो सकता। ठीक है। नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता। ठीक है। यानी कि जो n की वैल्यू है दोस्तों आपकी क्या होगी 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके हो सकती है। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक। और एक चीज और कि जो ये a0 है दोस्तों ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। a0 अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो हम ये नहीं बोलेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो अगर इसको पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री n होना है तो a0 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। ध्यान रखना कि यहाँ पर जो इसका डोमेन है दोस्तों वो आपका क्या होगा इट इज ऑलवेज रियल नंबर, यानी कि सारी वैल्यू दोस्तों ले सकता है। ठीक है। लेकिन रेंज दोस्तों डिपेंड करेगी कि आपका फंक्शन कैसा है। ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया, द डोमेन ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज रियल नंबर। ठीक है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो हमेशा क्या होता है रियल नंबर होता है। ठीक है।
ये आप समझ में, ठीक है। और वैसे अगर दोस्तों कायदे से देखा जाए तो इसकी रेंज भी आपकी क्या होती है, रियल नंबर ही होती है, लेकिन फिलहाल जिसका डोमेन होता है ये फिलहाल आप ध्यान रखेंगे, इट इज ऑलवेज अ रियल नंबर, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे अगला जो फंक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं रेशनल फंक्शन, ठीक है, इसको बोलेंगे रेशनल फंक्शन। अब रेशनल फंक्शन है दोस्तों वो क्या होता है, जो कि इस तरह की फॉर्म में होता है, यानी कि fx अपॉन gx, ठीक है। ये दोस्तों आपका जो फंक्शन होगा hx मान लेते हैं, ये दोस्तों आपका क्या कहलाएगा, रेशनल फंक्शन कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि gx डज नॉट इक्वल टू 0, gx की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो इस तरह का जो फंक्शन होगा दोस्तों आपका क्या होगा, ये आपका रेशनल फंक्शन होगा, ठीक है। तो अगर हम दोस्तों बात करेंगे इसके डोमेन की, तो इसका डोमेन और इसका डोमेन, हम दोनों का डोमेन ले लेंगे और उन दोनों का क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें से हम दोस्तों उन वैल्यूज को हटा देंगे जिसके लिए gx क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब कि d2 से उन x की वैल्यूज को हटा देंगे जिसके लिए gx क्या हो जाए, 0 हो जाए। अदरवाइज आप क्या करेंगे, d1 इंटरसेक्शन d2 करके इनका डोमेन आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इसके अलावा जो आते हैं वो आते हैं टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में तो हम पहले भी जान चुके हैं, ये 11th नंबर था, ये आपका क्या हो जाएगा, 12th हो जाएगा, ठीक है। जो टिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है दोस्तों आप जानते हैं, जैसे कि आपका क्या होता है, साइन फंक्शन होता है, ठीक है। साइन फंक्शन में दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो दोस्तों इसका जो रेंज एंड डोमेन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो साइन फंक्शन में दोस्तों क्या होती है, रेंज इसकी क्या होती है, रियल नंबर होती है। जबकि दोस्तों अगर हम बात करें, सॉरी अगर इसके हम डोमेन की बात करें तो रियल नंबर, और इसकी रेंज आपकी होती है -1 से लेके 1 के बीच में होती है, ठीक है। इसी तरह से अगला आता है कोसाइन फंक्शन। कोसाइन फंक्शन की बात करें तो दोस्तों इसकी भी क्या होती है, ऑल रियल नंबर, और फिर डोमेन होता है आपका कितना, -1 से, सॉरी रेंज जो होती है इसकी -1 से लेके 1 होती है, ठीक है। अगर हम बात करें टेन फंक्शन की, ठीक है, यानी कि टेंजेंट फंक्शन, तो टेंजेंट फंक्शन भी दोस्तों आपका क्या होता है, इसका भी अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन भी दोस्तों इसका क्या होता है, ऑल रियल नंबर, ठीक है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है दोस्तों वो क्या होती है, वो भी -∞ से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि रियल नंबर के बराबर होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि जो 10 फंक्शन है दोस्तों, 10x है, ये आपका क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स की फॉर्म में होता है, यानी कि आप इसको एस से रेशनल फंक्शन मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको रेशनल फंक्शन मानेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, वही जैसे मैंने यहाँ पर किया, इन दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन कर लेंगे, वो तो रियल नंबर आएगा, लेकिन आपको उनको हटाना पड़ेगा जिनमें कॉस एक्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब कॉस एक्स दोस्तों 0 कब होता है, जब होता है 2n+1 π/2, यानी कि π/2 के ऑड मल्टीपल। तो यानी कि जो इसका दोस्तों जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, ऐसे करके दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो r - 2n+1 π/2 दोस्तों ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और ये इसकी ऑल रियल नंबर, इसकी दोस्तों क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इसी तरह से आप दोस्तों क्या निकालेंगे, कॉट निकालेंगे। जैसे कॉट है तो कॉट में भी दोस्तों आपका क्या होता है, कॉस अपॉन क्या होता है, साइन होता है। फिर वही ऊपर इन दोनों का जो डोमेन है, ये डोमेन है, ये आपका रेंज है, ठीक है। तो ये डोमेन एंड रेंज में भी दोस्तों आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो साइन एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई के बराबर ये नहीं हो सकता है। तो यानी कि ऑल रियल नंबर -n पाई। लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके रेंज की, तो रेंज में भी दोस्तों क्या करता है, सारी वैल्यू को लेता है। ऑल रियल नंबर दोस्तों इसकी क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है, ठीक है। अब ऐसे ही दोस्तों इसके अलावा मैंने आपको बताया था, जैसे कि cos x के अलावा क्या आता है, फिर sec x आता है। sec x दोस्तों क्या होता है, cos x का उल्टा होता है, यानी कि 1/cos x। तो अगेन दोस्तों ये क्या करेगा, सारी वैल्यू को नहीं लेगा। cos x में आप देख सकते हैं कि cos x क्या नहीं होना चाहिए, आप एक सेकेंड, अगर यहाँ पर आप देखें तो x कैन नॉट टेक वैल्यू 2n+1 π/2, क्योंकि इसके लिए क्या हो जाएगा, cos x 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसका दोस्तों अगर डोमेन की बात करेंगे तो ऑल रियल नंबर -2n+1 π/2, ठीक है। और बात दोस्तों अगर बात करेंगे इसकी रेंज की, तो रेंज दोस्तों जैसे कि cos x है, cos x -1 से लेके 1 के बीच की सारी वैल्यू लेता है। तो ये जस्ट उल्टा करेगा। उल्टा करेगा का मतलब है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1, यानी कि इन दोनों के बीच की वैल्यू को छोड़ के सारी वैल्यू लेगा, ठीक है। तो जस्ट उल्टा हो जाता है। ऐसे cos x है, cos x साइन का उल्टा है, तो बिल्कुल जस्ट साइन के अपोजिट करेगा। 1/sin x है, तो 1/sin x है, तो इसका मतलब है कि नीचे में क्या आएगा, sin x। तो sin x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर sin x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 तो x कैन नॉट टेक वैल्यू n पाई। तो यानी कि इसका क्या हो जाएगा, r माइनस ये हो जाएगा n पाई। और दोस्तों अगर इसकी रेंज की बात करेंगे तो r माइनस क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1, बिल्कुल जैसे साइन का उल्टा, ठीक है।
तो ऐसे करके दोस्तों मैंने आपको साइन फंक्शन के बारे में दोस्तों बताया था, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में आपको बताया था। ठीक है, अब दोस्तों इसी तरह से हम काम करेंगे, जैसे कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो दोस्तों ये तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके हो गए टोटल फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन में दोस्तों होते हैं कुछ ऑपरेशन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइन इनवर्स एक्स और ये सब दोस्तों मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इनके रेंज एंड डोमेन के बारे में भी बता चुका हूँ। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये इसके लिए आप दोस्तों पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऑपरेशंस जो कि आपको काम करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान रखना कि अगर हम दो फंक्शन है, मान लेते हैं एक f1 है एक f2 है, इन दोनों का दोस्तों अगर हम सम करते हैं, ठीक है, f1 प्लस f2, मान लेते हैं इसका डोमेन है d1, इसका डोमेन है d2, तो f1 प्लस f2 का जो डोमेन होता है वो क्या होता है दोस्तों, d1 इंटरसेक्शन d2। ठीक है, हालांकि ये चीज़ हम पहले भी थोड़ा सा समझ सकें। ठीक है, इसी ये हो गया पहला। इसी तरह से दोस्तों अगर आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस करेंगे, यानी कि f1 माइनस f2 करेंगे, तो भी दोस्तों इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2 के बराबर होगा। ठीक है, अब बात करेंगे इनके प्रोडक्ट की। मान लेते हैं दो फंक्शन है हमारे पास, अगेन f1 और f2, और मान लेते हैं एक का डोमेन है d1, एक का डोमेन है d2, और दोस्तों हमने क्या कर दिया, इनका प्रोडक्ट कर दिया। तो जब हम दोस्तों इनका प्रोडक्ट करेंगे तो इनका भी जो दोस्तों जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2 के बराबर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर इनके क्वोशिएंट की, यानी कि जब आप डिवाइड करते हो तो क्या होगा। तो डिवाइड करने वाला रूल मैंने आपको पहले बताया, आप एक का d1 लेंगे, दूसरे का भी d1 लेंगे, यानी कि d1 इंटरसेक्शन d2 करेंगे, लेकिन आपको वो क्या करना, अवॉइड करना होगा, यानी कि x सच दैट f2x क्या होना चाहिए, जिसके लिए 0 होगा, यानी कि आप उस पार्ट को वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक हो गया, तो ये दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि x सच दैट f2x जिसके लिए क्या हो जाएगा 0, d1 इंटरसेक्शन d2 तो लेंगे, लेकिन आप उसमें वो x को हटा देंगे या f2 के डोमेन की उन वैल्यूज को हटा देंगे जिनके लिए f2x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे स्केलर मल्टीपल की, यानी कि अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो दोस्तों इसके डोमेन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि जो f का डोमेन होगा वही क्या होता है, cf का भी डोमेन होता है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी एंड आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।